वेलकम टू ढिंचैक इंग्लिश। तो दोस्तों सिंटेक्स का ये पार्ट 20 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, यानी प्रीपोजिशन होता क्या है और उसके ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनको जानने के बाद सिंटेक्स एरर हम बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो अगर आप देख लेंगे ना तो फिर आप सेंटेंस से खेलने में एक तरीके से एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन टॉपिक यही है कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन किस तरीके से यूज किया जाए। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, कई बार हम सेंटेंस करेक्ट लिखते हैं फिर भी थोड़ा बहुत डाउट होता है कि हमने प्रीपोजिशन सही जगह पर या सही तरीके से यूज किया है या नहीं यूज किया है। अक्सर जो बोर्ड एग्जाम में बच्चे होते हैं लंबा लंबा लॉन्ग आंसर लिखकर चले जाते हैं, 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का, और बोलते हैं हमने तो सारा क्वेश्चन हल कर लिया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सब कुछ सॉल्व कर लिया है, सारे क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया है और खूब लंबा लंबा लिखा है, 1-1 पेज में, 2-2 पेज में, 3-3 पेज में आर्टिकल लिखकर चले आए। लेकिन जब मार्क्स आते हैं 50 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर, क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको सिंटेक्स नहीं आता, सिंटेक्स नहीं आता और उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो रूल्स हैं जो मैं सिंटेक्स में पढ़ा रहा हूं वो आपको नहीं आता है, तो आप ढेर सारी ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं और उन्हीं ग्रामर मिस्टेक्स की वजह से आप जो भी क्वेश्चन लिखते हैं, यानी जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं वो सब हो जाता है कट कट कट। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको लगता है कि 10 नहीं तो 7-8 तो मिल ही जाएगा, लेकिन पता चला कि उसमें 2 या 3 ही नंबर मिले क्योंकि उसमें ढेर सारे ग्रामर मिस्टेक्स थे, सिंटेक्स एरर थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इससे यह पता चलता है कि आपको सिंटेक्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसका सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है प्रीपोजिशन, वो तो आज की इस वीडियो में क्लियर हो ही जाएगा। बिल्कुल 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आज की ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लेंगे, वीडियो चाहे जितनी लंबी हो, अगर आप एंड तक देख लेते हैं तसल्ली से, तो आज के बाद प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसे सॉल्व ना कर पाएं। कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे आज के बाद आप प्रीपोजिशन में। बस तसल्ली से, ध्यानपूर्वक, फुल डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे कि इसको नोट कर लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में भूल जाए, उसको आप नोट करते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशन जो होता है वो किसी सेंटेंस में किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले आता है और उसी सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन या किसी प्रोनाउन से उसका संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है। बात समझ में आई? किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसी सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध बनाता है। किसका संबंध बनाता है? जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले वो आया हुआ है, ओके, उसका संबंध किसी और से बना देता है, किसी और नाउन या प्रोनाउन से बना देता है उसी सेम सेंटेंस में, तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। या फिर इंग्लिश में हम ये भी बोल सकते हैं, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड शोज the relation with other noun or pronoun in the same sentence। ओके, वही बात हुई जो मैंने आपको बताया कि ए प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस्ड होता है, यानी आता है, और शोज द रिलेशन, और संबंध दर्शाता है विद अदर नाउन या प्रोनाउन, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, इन द सेम सेंटेंस, उसी सेंटेंस में। बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द डॉग इज रनिंग ऑन द रोड, कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है। तो ये है ऑन द रोड, ये देखिए ऑन, ये प्रीपोजिशन है, और द रोड, द तो आर्टिकल है, किसी नाउन यानी रोड, इस नाउन से पहले ऑन आ रहा है प्रीपोजिशन, और इसका संबंध बता रहा है डॉग से, यानी रोड का जो संबंध है वो डॉग से है, क्योंकि कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ डॉग का रिलेशन रोड से है, क्योंकि कुत्ता सड़क पर ही दौड़ रहा है। और ये संबंध जो बना रहा है, ये संबंध कौन बना रहा है, ये रिलेशन कौन बना रहा है, ये ऑन बना रहा है। अगर ये ऑन ना आए तो रोड का संबंध डॉग से ना बने और सेंटेंस कंप्लीट ही ना हो, सेंटेंस का एक वेल डिफाइंड मीनिंग ना निकले, एक सार्थक अर्थ ना निकले। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द कैट वॉज सिटिंग, बिल्ली बैठी हुई थी, अंडर द टेबल,
टेबल के नीचे यानी मेज के नीचे बिल्ली बैठी हुई थी। तो जो मेज का संबंध है वो किससे है? वो कैट से है, क्योंकि बिल्ली जब मेज के नीचे बैठी हुई है तो मेज का संबंध बिल्ली से हुआ। लेकिन ये संबंध बना कौन रहा है? ये संबंध बना रहा है अंडर। ये है प्रीपोजिशन, जो कि टेबल एक नाउन से पहले आया और इस टेबल का संबंध उसने बना दिया कैट से, क्योंकि बिल्ली टेबल के नीचे बैठी हुई है। तो ये जो नीचे है, नीचे यानी कि अंडर, यही प्रीपोजिशन है जो संबंध टेबल का कैट से बना रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया मोटा मोटा कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो अगर आपको समझ में आ गया है प्रीपोजिशन तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ग्रामर्स की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो अब तक जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े हैं सबके कुछ टाइप हैं। क्या प्रीपोजिशन के भी टाइप है? जी हाँ, यूजेस के आधार पर, प्रयोग के आधार पर इसके 3 टाइप हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का मतलब क्या हुआ कि ऐसा प्रीपोजिशन जो स्थान, जो प्लेस को दर्शाए, जो जगह को दर्शाए। जैसे फॉर एग्जांपल है इन द वाटर, पानी में। तो ये जो इन है ये जगह को दर्शा रहा है कि पानी में है ना, कोई चीज है वो पानी में है। ऑन ए बस, बस पर, ये जगह को बता रहा है कि बस पर। इसी तरीके से बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, जगह को बताया जा रहा है कहां? दरवाजे के पीछे। बिटवीन द 2 बॉयज, 2 लड़कों के बीच में। तो ये जो बिटवीन है 2 लड़कों के बीच में, जगह बताया जा रहा है। प्लेस बताया जा रहा है इन प्रीपोजिशन के थ्रू, इन प्रीपोजिशन के द्वारा। तो इनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो जगह को बताए। इसी तरीके से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो टाइम को बताए, ऐसा प्रीपोजिशन जो टाइम को बताए। फॉर एग्जांपल इन द इवनिंग, शाम को देखिए, इन द इवनिंग, ऑफ द इवनिंग नहीं बोलेंगे, इन द इवनिंग ऐसा बोलता है। ऐसा लगता है कि जैसे शाम में लिखा गया, लेकिन इसको शाम को हम अक्सर बोलते हैं। ठीक है, शाम में कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन द इवनिंग यानी शाम में, यानी शाम को, एक ही बात हुई। एट नाइट, रात को। तो एट क्या है? समय बता रहा है, रात को। ऑन टाइम, समय पर। तो ऑन क्या है? समय बता रहा है, ऑन टाइम, समय पर। सिंस 2008, 2008 से। तो सिंस क्या है? समय बता रहा है। इसी तरीके से ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। तो ये जो ऑन क्या है? समय बता रहा है। ठीक है, तो ये है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ऐसा प्रीपोजिशन जो टाइम को बताए, जो टाइम से संबंधित हो। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट क्या होता है? जो मूवमेंट यानी गति को दर्शाए, जो गति को बताए, मूवमेंट को बताए। फॉर एग्जांपल अलोंग द रोड, अलोंग द रोड, सड़क के साथ साथ। कोई मतलब कोई गाड़ी है वो सड़क के साथ साथ चल रही है, कुत्ता सड़क के साथ साथ दौड़ रहा है। अलोंग द रोड, तो क्या है? मूवमेंट, गति को बता रहा है, यानी मूवमेंट को बता रहा है। अक्रॉस द रिवर, नदी के आर पार, मूवमेंट हो रही है ना, नदी के आर पार कोई नाव जा रही है या फिर कोई तैर रहा है नदी के आर पार। तो ये क्या होगा? क्रॉस, ये मूवमेंट बता रहा है। भाई नदी की पार कब होगा? जब तैरेगा, नाव जब चलेगी, या कोई इंसान जब तैरेगा तो नदी के पार होगा ना, तो मूवमेंट हो रहा है। इसी तरीके से इनटू ए वेल, कुएं के अंदर। अब कोई कुएं के अंदर है तो छप 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 तैरेगा, कुएं के अंदर है, ये क्या है? मूवमेंट है, मूवमेंट हो रहा है। कुएं के अंदर जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इसी तरीके से थ्रू द फील्ड्स, खेतों से होकर, कोई खेतों से होकर जा रहा है, क्या हो रहा है? थ्रो, होकर, ये क्या है? मूवमेंट बता रहा है, गति बता रहा है। ठीक है, तो ये जो अलोंग, अक्रॉस, इनटू, थ्रो, ये क्या है? ये है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, क्योंकि ये गति या फिर मूवमेंट को बताते हैं। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पोस्ट करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए अब उन रूल्स के बारे में जानते हैं जिनको जानकर हम सिंटेक्स एरर को करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो पहला रूल है, नो यूज ऑफ प्रीपोजिशंस इन फॉलोइंग कंडीशंस, यानी ये कुछ कंडीशन दिए गए हैं तो सेंटेंस के द्वारा मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि कंडीशन क्या है। इन कंडीशन में क्या होता है कि प्रीपोजिशन का यूज उनके ऑब्जेक्ट के बाद होगा। मतलब सिंपली क्या होता है, प्रीपोजिशन का यूज उनके ऑब्जेक्ट से पहले होता है, ऑब्जेक्ट से पहले होता है। लेकिन ये कुछ सिनेरियो है, कुछ कंडीशन है, इन कंडीशन में प्रीपोजिशन का यूज उनके ऑब्जेक्ट के बाद होता है। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन के साथ आता है, ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन के साथ आता है, उसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन का
ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक सेंटेंस स्टार्टिंग में ही बताया था, चलिए यहां पर तो ये सेंटेंस लिखे हुए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। जैसे था ना जो पहला सेंटेंस स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, द डॉग इज रनिंग ऑन द रोड, द डॉग इज रनिंग ऑन द रोड। तो रोड एक नाउन है, उसके पहले आ रहा है ऑन, तो ऑन का जो ऑब्जेक्ट है वो है द रोड। बात समझ में आई? ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन के साथ आता है, उस नाउन या प्रोनाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? और प्रीपोजिशन को हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, लेकिन इन कंडीशन में प्रीपोजिशन का यूज बाद में करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है, दिस इज द वॉच दैट वी वर सर्चिंग फॉर। देखिए प्रीपोजिशन का यूज यहां पर किया गया है। ओके, हियर इज द बुक दैट आई आस्क्ड फॉर, यहां पर यूज किया गया है प्रीपोजिशन फॉर का। ठीक है, तो देखिए दोनों में जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट आ रहा है, दोनों ही सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ रहा है। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? दिस इज द वॉच, यह वही घड़ी है, दैट वी वर सर्चिंग फॉर, जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था या जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो ध्यान रखना, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट आए किसी सेंटेंस में, तो वहां पर प्रीपोजिशन का यूज जो है सेंटेंस के अंत में होगा। प्रीपोजिशन ये रहा। ठीक है, और ये जो दैट है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यह वही घड़ी है जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था, तो जिसके लिए ये रहा और जिसके के लिए दैट का यूज किया गया है। ठीक है, तो फॉर का ऑब्जेक्ट है दैट, यानी अगर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो तो उस प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। सीधी सी बात, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट है तो उस प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है, सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हियर इज द बुक, यह वह बुक है, यह वह किताब है, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसके बारे में मैंने पूछा था, जिसके लिए मैंने पूछा था या जिसके बारे में मैंने पूछा था। ठीक है, तो फॉर का जो ऑब्जेक्ट है वहां पर, यहां पर दैट है, जिसके लिए, दैट का मतलब यहां पर जिसके हो जाएगा या फिर जो हो जाएगा, जिसके लिए, तो लिए क्या हो गया? प्रीपोजिशन, और जिसके ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन दैट। हियर इज द बुक, यह बुक है, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसके लिए मैंने पूछा था। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, फॉर का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो इस प्रीपोजिशन को हमने सेंटेंस के लास्ट में लिखा है। बात समझ में आई? किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो तो उस प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो रूल है, यानी और किस कंडीशन में प्रीपोजिशन का यूज ऑब्जेक्ट के बाद किया जाएगा, तो वो कंडीशन ये है। सेंटेंस देखिए, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, वी वर लुकिंग फॉर, हम ढूंढ रहे थे। यहां पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हिडन है, whom, जिसे हम ढूंढ रहे थे। यहां पर हिडन है क्या? whom, जिसे हम ढूंढ रहे थे। दिस इज द बॉय whom we were looking for, जिसे हम ढूंढ रहे थे, यह वही लड़का है जिसे हम ढूंढ रहे थे। तो यहां पर ये जो फॉर प्रीपोजिशन है, जिसे हम ढूंढ रहे थे या जिसकी हम तलाश कर रहे थे, जिसके लिए हम खोज रहे थे, तलाश कर रहे थे, फॉर, ये प्रीपोजिशन लास्ट में लगा है। इसी तरीके से जो दूसरा सेंटेंस है इस रूल में, दिस इज द बुक, यह वही किताब है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहा था, विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यहां पर whom लुकिंग फॉर मतलब बॉय है, तो उसके लिए whom का यूज किया गया है, क्योंकि पर्सन के लिए whom का यूज करते हैं। और टॉकिंग अबाउट यहां पर बुक है, निर्जीव है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए विच का यूज किया जाएगा। तो यहां पर जो विच है वो छिपा हुआ है ना। इसका आप अर्थ निकालिए, दिस इज द बुक, यह वही किताब है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था या जिसकी मैं बात कर रहा था। ओके, या जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये भी कह सकते हैं। तो ये जो विच है, जिसके या जिसकी, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये हिडन है, छिपा हुआ है। तो इसका जो प्रोनाउन है, सॉरी, इसका जो प्रीपोजिशन है वो लास्ट में आया है। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस से क्या पता चलता है? इन दोनों सेंटेंस से ये पता चलता है किसी सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन हिडन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हुआ होता है, जैसे whom, which, that या why, मतलब जो भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, अगर वो हिडन है, छिपा हुआ है, तो प्रीपोजिशन
लास्ट में आएगा, यानी सेंटेंस के एंड में आएगा, सेंटेंस के अंत में आएगा, वाक्य के अंत में आएगा। बात समझ में आई? अगर रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हुआ है तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आएगा, ऑब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल में देखिए 2 सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। देखिए अबाउट ये है प्रीपोजिशन, बारे में, ठीक है, इसको आना चाहिए था ऑब्जेक्ट से पहले, लेकिन अबाउट का जो ऑब्जेक्ट है वो है व्हाट, किस बारे में, अबाउट मीन्स बारे में, और किस बारे में। तो जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। व्हाट, तो इंट्रोगेटिव वर्ड जाहिर सी बात है सेंटेंस में स्टार्टिंग में आएगा, तो वो तो पहले लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में जो प्रीपोजिशन होगा उसको लास्ट में लिखेंगे, वाक्य के अंत में लिखेंगे, सेंटेंस के एंड में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे दूसरा सेंटेंस है, विच ऑफ दी चेयर्स, विच कौन सी ऑफ दी चेयर्स, इन कुर्सियों में से, डिड यू सिट ऑन, आप बैठे थे, इन कुर्सियों में से कौन सी पर आप बैठे थे। ठीक है, तो ऑन ये रहा पर, और इसका जो ऑब्जेक्ट है विच, किस पर, है ना, किस पर, तो ये जो ऑन है ये प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है विच। तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी एक इंट्रोगेटिव वर्ड है जो कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इस कंडीशन में प्रीपोजिशन को सेंटेंस के एंड में लिखा गया, वाक्य के अंत में लिखा गया, बिल्कुल लास्ट में लिखा गया। बात क्लियर हो रही है? तो यहां पर रूल ये है कि अगर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड हो, इंट्रोगेटिव वर्ड हो, जैसे ये है ना यहां पर व्हाट या विच, तो उस कंडीशन में प्रीपोजिशन को लास्ट में लिखा जाता है, वाक्य के अंत में, सेंटेंस के एंड में लिखा जाता है। क्लियर है? चलिए ये रूल भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो रूल है, सेंटेंस आप देखिए लिखा हुआ है, नेहरू इज रिमेंबर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर, दुनिया भर। यहां पर देखिए जोर दिया जा रहा है, नेहरू इज रिमेंबर्ड, यानी नेहरू को याद किया जाता है, ऑल द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, ओवर ऑल द वर्ल्ड दुनिया भर, दुनिया भर के द्वारा याद किया जाता है नेहरू को। तो यहां पर सेंटेंस पे दो जोर डालने के लिए लास्ट में यूज किया गया है प्रीपोजिशन का। ठीक है, यानी जब कहीं पर जोर डाला जाए किसी बात पर और प्रीपोजिशन का यूज करके जोर डाला जाए तो उस कंडीशन में वो प्रीपोजिशन लास्ट में लिखा जाएगा, है ना। नेहरू इज रिमेंबर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर, नेहरू को दुनिया भर के द्वारा याद किया जाता है। तो ये जो ओवर है लास्ट में आया है क्योंकि इसके द्वारा सेंटेंस पर जोर डाला जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पोस्ट करके आप नोट्स भी बना सकते हैं इन रूल्स का। अगले रूल में ये कहा जा रहा है कि फॉर, फ्रॉम, इन और ऑन, ये जो प्रीपोजिशन है, नो यूज बिफोर द वर्ड शोइंग प्लेस और टाइम, यानी इन प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता ऐसे शब्दों से पहले जो कि प्लेस यानी कि जगह बताते हैं या फिर टाइम समय बताते हैं। समय या फिर जगह बताने वाले शब्दों से पहले फ्रॉम, फॉर, फ्रॉम, इन और ऑन, इन प्रीपोजिशंस का यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखा हुआ है, माई मदर वेंट टू योर हाउस, मेरी माँ गई तुम्हारे घर, इन द लास्ट मंथ। तो देखिए द लास्ट मंथ ये टाइम बताया जा रहा है, समय बताया जा रहा है, तो इससे पहले इन प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो इस सेंटेंस को हम करेक्ट करके इस तरीके से लिख सकते हैं, माई मदर वेंट, मेरी माँ गई, टू योर हाउस, तुम्हारे घर, द लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, द लास्ट मंथ पिछले महीने। ओके, इन का यूज यहां पर नहीं होगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सेंटेंस है, काइंडली वेट फॉर ए मिनट, कृपया इंतजार करें, फॉर ए मिनट, वेट फॉर ए मिनट। तो यहां पर ए मिनट जो है ये टाइम बताने वाला वर्ड है, तो टाइम बताने वाले शब्दों से पहले प्रीपोजिशन फॉर का यूज नहीं होगा। तो इसको हम इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, काइंडली वेट ए मिनट, कृपया 1 मिनट इंतजार करें, कृपया 1 मिनट इंतजार करें। ओके, काइंडली वेट ए मिनट, यहां पर मिनट लिख देते हैं। ओके, तो क्या समझ में आया कि फॉर, फ्रॉम, इन और ऑन का यूज हम नहीं करते हैं ऐसे शब्दों से पहले जो कि टाइम बताते हैं या फिर जगह बताते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है उसमें यह है, कंसीडरिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, ड्यूरिंग, ये ऑलरेडी प्रीपोजिशन है, तो इन शब्दों से पहले या इन शब्दों के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। बात समझ में आई?
कंसीडरिंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग मतलब सोचते हुए, कंसर्निंग चिंता करते हुए, पेंडिंग मतलब जो बचा हुआ है, रिगार्डिंग ध्यान देते हुए, टचिंग टच करते हुए, छूते हुए, और ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। ये ऑलरेडी प्रीपोजिशन है, इनके साथ में किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि नहीं तो दो प्रीपोजिशन एक साथ हो जाएंगे जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कंसीडरिंग अबाउट हिज क्वालिटीज, तो उसकी योग्यताओं के बारे में सोचते हुए, मोहन इज नॉट ए बैड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का नहीं है। यानी अगर मोहन की योग्यताओं के बारे में सोचा जाए, उसके गुणों के बारे में सोचा जाए, तो वह एक बुरा लड़का नहीं है। मोहन इज नॉट ए बैड बॉय, मोहन एक बुरा लड़का नहीं है। तो देखिए कंसीडरिंग ये ऑलरेडी प्रीपोजिशन है, इसके साथ एक दूसरा प्रीपोजिशन अबाउट लग गया है, ये इनकरेक्ट है। इसको हम करेक्ट करके इस तरीके से लिख सकते हैं, कंसीडरिंग, कंसीडरिंग अबाउट हम नहीं लिखेंगे, हिज क्वालिटीज यानी उसके गुणों को सोचते हुए या उसके गुणों को ध्यान में रखते हुए, मोहन इज नॉट, मोहन नहीं है, ए बैड बॉय एक बुरा लड़का, एक बेकार लड़का, मोहन एक बेकार लड़का नहीं है। अगला जो रूल है उसमें यह कहा जा रहा है कि किसी ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। ट्रांजिटिव वर्ब तो आप जानते ही होंगे, ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब विद ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जो सेंटेंस दिया गया है, ही टॉट टू मोहन यस्टरडे, उसने मोहन को कल पढ़ाया, इसका मतलब यही होगा, लेकिन ये सेंटेंस है इनकरेक्ट। उसने पढ़ाया तो किसे पढ़ाया? मोहन को पढ़ाया। ये जो टॉट है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ जो ऑब्जेक्ट आया है वो है मोहन। तो इस वर्ब और इस ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो टू है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसको करेक्ट करके इस तरीके से लिखा जा सकता है, ही टॉट, उसने पढ़ाया, मोहन, मोहन को यस्टरडे यानी कि कल, उसने मोहन को कल पढ़ाया। तो ये जो टू था यहाँ पर इनकरेक्ट था, क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आ रहा था। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सेंटेंस है, राम किल्ड टू रावण, राम ने रावण को मारा, इसका अर्थ तो यही है, लेकिन सेंटेंस ये इनकरेक्ट है, क्योंकि किल्ड ये है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है रावण। तो ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ये इनकरेक्ट है। इसको इस तरीके से होना चाहिए था, राम किल्ड, राम ने मारा किसे? रावण को। ओके। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है, रवि हैज ऑर्डर्ड फॉर 10 बुक्स, रवि ने ऑर्डर किया, ऑर्डर किया है रवि ने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रवि हैज ऑर्डर्ड, रवि ने ऑर्डर किया है 10 बुक्स, 10 किताब। ठीक है, तो ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट ये रही 10 किताबें, रवि ने ऑर्डर की हैं 10 किताबें। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड का यानी कि ऑर्डर्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो 10 बुक्स है, और ये है ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो इसको इस तरीके से लिखना चाहिए था, रवि हैज ऑर्डर्ड, यानी रवि ने ऑर्डर्ड की है, क्या ऑर्डर की हैं? 10 बुक्स, 10 किताबें। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, मोहन साइंड ऑन 4 चेक्स, मोहन ने हस्ताक्षर किया, साइन किया ऑन 4 चेक्स, 4 चेक्स पर, यानी 4 चेकों पर। तो यहां पर साइंड ये है ट्रांजिटिव वर्ब, और इसका जो ऑब्जेक्ट है 4 चेक्स, ये है इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो वो गलत है, इनकरेक्ट है। इस सेंटेंस को ऐसे होना चाहिए, मोहन साइंड, मोहन ने हस्ताक्षर किया 4 चेक्स। ओके, 4 चेक्स। तो ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है, आपको बात समझ में तो आ ही गई होगी, ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में किसी तरह का कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है। और अगले रूल में हम जानेंगे कुछ प्रीपोजिशन के स्पेशल यूजेस के बारे में, जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो वीडियो का वो पार्ट आ चुका है जहां से अब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो इस पार्ट को आप, इस रूल को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सम स्पेशल यूजेज ऑफ सम प्रीपोजिशन, यानी कुछ प्रीपोजिशन के स्पेशल यूज, विशेष रूप से उनका यूज कहां पर किया जाता है। जैसे बात करें इन
एंड एट की। तो इन का मतलब में होता है और एट का मतलब में और पर दोनों होता है, लेकिन में के सेंस में एट का यूज कहां पर करेंगे और इन का यूज कहां पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब जगह की बात हो और किसी बड़े जगह की बात हो, किसी बड़े शहर की बात हो, राज्य की बात हो या फिर बड़े देश की बात हो, यानी बड़े जगह की बात हो, तो वहां पर में के लिए इन का यूज किया जाता है। लेकिन अगर किसी छोटी जगह की बात हो, यानी ना तो वह कोई बड़ा शहर है, ना ही कोई बड़ा राज्य है, मतलब ना तो कोई राज्य है और ना ही कोई देश है, तो उस कंडीशन में के लिए एट का यूज करेंगे, इन का यूज नहीं करेंगे। इन का यूज बड़ी जगह के लिए यूज करेंगे और एट का यूज करेंगे छोटी जगह के लिए। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, माय ब्रदर यानी मेरा भाई लिव्स रहता है इन अमेरिका। मेरा भाई अमेरिका में रहता है। अमेरिका क्या है? एक देश है, यानी बड़ी जगह है, तो इस कंडीशन में इन का यूज किया गया, जो कि एकदम करेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस है, दे लिव इन मुंबई, वो मुंबई में रहते हैं। भाई ये भी तो मुंबई क्या है? एक बड़े शहर का नाम है, बड़ी जगह है, मुंबई भी बड़ी जगह है ना, बड़े शहर का नाम है। तो इस कंडीशन में भी इनका जो यूज किया गया है वो करेक्ट है, वो मुंबई में रहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मुंबई छोटी जगह नहीं है, तो इनका यूज होगा इनसे पहले। अगला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, गांधी जी वॉज बॉर्न, गांधी जी पैदा हुए थे एट पोरबंदर। अब देखिए पोरबंदर ना तो कोई बड़ा शहर है, ना ही कोई राज्य है और ना ही कोई देश है, ये एक छोटी सी जगह है। तो इससे पहले पोरबंदर में के लिए एट का यूज किया गया, जो कि एकदम करेक्ट है। पोरबंदर छोटी जगह, उससे पहले एट का यूज किया गया। लेकिन आगे देखिए, इन गुजरात, गुजरात में, तो गुजरात तो एक राज्य है, यानी तो समय अवधि के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। लेकिन जहां पर फिक्स टाइम दिया गया हो, यानी पॉइंट आउट टाइम दिया गया हो, निश्चित समय दिया गया हो, तो उस कंडीशन में के लिए हम यूज करेंगे एट का। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखिए, ही विल लीव द प्लेस, वह जगह को छोड़ देगा इन 3 आवर्स, 3 घंटे में, यानी 3 घंटे का ये अंतराल दिया गया है, समय अवधि दी गई है। तो उस पीरियड ऑफ टाइम में वह इस जगह को छोड़ देगा, वह जगह को छोड़ देगा 3 घंटे में। तो ये जो 3 घंटा ये क्या है? ये है समय अवधि, पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए में के लिए इन का यूज किया गया है। लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया द प्लेस, जगह को एट 10 o'clock, 10 o'clock 10 बजे। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय को बता रहा है कि उसने 10 बजे जगह को छोड़ दिया। तो इस कंडीशन में के लिए एट का यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, एट 10 o'clock, एट 9 o'clock, एट 5 PM, एट 4 PM। तो मतलब फिक्स टाइम अगर दिया रहेगा तो उससे पहले एट का यूज होगा, ध्यान रखिएगा। और पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा, यानी समय अवधि दी रहेगी, तो इन का यूज होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इन और इनटू में भी बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये तो उतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ये तो लगभग जूनियर क्लासेस में ही क्लियर हो जानी चाहिए थी। अगर क्लियर नहीं है तो आप समझ लीजिए, इन का मतलब होता है में, यानी किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ है तो हम में का यूज़ किया जाता है, लेकिन वो स्थिर अवस्था में होनी चाहिए, स्टेबल कंडीशन में होनी चाहिए। अगर गतिशील अवस्था में है, यानी कि मूवमेंट हो रहा है या मूवमेंट होते हुए कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में इनटू का यूज होता है। दोनों का मतलब होता है में, लेकिन इन का यूज होगा स्थिर अवस्था के लिए और इनटू का यूज होगा गतिशील अवस्था के लिए। ठीक है, तो जैसे ये सेंटेंस है, ही इज इन द हाउस, वह घर में है, तो वह घर में है, घर क्या है? स्थिर है, उसके अंदर वो स्थिर बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, जो भी है वो घर के अंदर स्थिर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो इन है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्थिर अवस्था में अगर वो घर में है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा कि घर, या सेंटेंस से ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या गतिविधि हो रही है। ठीक है, यानी गतिशील नहीं है वो, कहने का मतलब ये है वो गतिशील है, घर गतिशील नहीं है, घर के अंदर है स्थिर अवस्था में, तो इसलिए इन का यूज हुआ है। और दूसरे सेंटेंस में ही जंप्ड, वह कूद गया इनटू द वेल, कुएं में। अब अगर कुएं में कूदेगा तो बताइए गतिशील अवस्था में रहेगा कि नहीं? अगर स्थिर अवस्था में रहेगा तो कुएं में अंदर जाएगा ही नहीं। पता चले कुएं के अंदर कूदा और उसके अंदर कोई अलौकिक शक्ति थी, ऐसे ही खड़ा रहा, मतलब ऐसे ही बैठा रहा और कुएं के अंदर वो जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, तो वो क्या हुआ? तो फिर गतिशील अवस्था में हुआ ही नहीं, स्थिर अवस्था में हो गया। लेकिन यहाँ पर कुएं में अगर कूद रहा है, कुएं में जा रहा है, यानी गति कर रहा है, तो इसके लिए में के लिए इनटू का यूज करेंगे। ही जंप्ड इनटू द वेल, वह कुएं में कूद गया, क्योंकि गति करते हुए कूद रहा है, गति हो रही है, तो इसलिए इनटू का यूज हुआ है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
इसके बाद देखिए अगला जो रूल है, ऑन एंड अपॉन, दोनों का मतलब होता है पर, लेकिन ऑन का यूज कब होगा, अपॉन का यूज कब होगा। ये सेम उसी तरीके से है जैसे इन और इनटू। इन का यूज होता है स्थिर अवस्था के लिए और इनटू का यूज होता है गतिशील अवस्था के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से ऑन का यूज होगा स्थिर अवस्था के लिए, स्टेबल कंडीशन के लिए, और अपॉन का यूज होगा गतिशील अवस्था के लिए यानी मूवमेंट के लिए। जैसे कि ये सेंटेंस दिया गया है, द बुक्स आर ऑन द टेबल। द बुक्स यानी किताबें ऑन द टेबल, मेज पर हैं। तो जब किताबें मेज पर हैं तो वो स्थिर अवस्था में है, तो इसके लिए पर के लिए ऑन का यूज किया गया है। लेकिन अगले सेंटेंस में देखिए, द डॉग जंप्ड यानी कुत्ता कूदा अपॉन द टेबल, मेज पर। कुत्ता मेज पर कूदा, तो जब कूदा तो क्या हुआ, मूवमेंट हुई, गति हुई, तो गतिशील अवस्था यहां पर हो गई, तो उसके लिए पर के लिए अपॉन का यूज किया गया है। क्लियर है। स्थिर अवस्था के लिए ऑन का यूज करेंगे और गतिशील अवस्था के लिए अपॉन का यूज करेंगे, और दोनों का ही मतलब होता है पर। इसके बाद इन एंड विदिन, दोनों का मतलब होता है में, लेकिन इन का यूज कब करेंगे, विदिन का यूज कब करेंगे, तो इसको भी आप समझ लीजिए। इन का यूज हम तब करते हैं जब समय समाप्ति को दर्शाया जाए, ठीक है, यानी समय समाप्त हो रहा हो तो उस समय में कोई काम कंप्लीट हो रहा हो तो उस कंडीशन में इन का यूज किया जाता है। लेकिन कोई काम अगर समय समाप्ति से पहले ही कंप्लीट हो रहा हो तो उस कंडीशन में विदिन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस लिया गया है, आई शैल रिटर्न यानी कि मैं लौट आऊंगा, फ्रॉम मुंबई, मुंबई से, इन ए मंथ, एक महीने में। मैं मुंबई से एक महीने में लौट आऊंगा। कहने का मतलब यह है मुंबई में एक महीना कंप्लीट किया जाएगा, तो जब एक महीना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं लौटूंगा। ठीक है, महीने के अंत तक, महीने के अंत तक या फिर एक महीने में मैं लौट आऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समय समाप्ति को दर्शाया जा रहा है। एक महीना जब कंप्लीट हो जाएगा, महीना जब कंप्लीट होगा तब वो मुंबई से लौटेगा। लेकिन अगला जो सेंटेंस है, आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से लौटूंगा या मुंबई से लौट आऊंगा विदिन ए मंथ, एक महीने के अंदर। तो यहाँ पर महीना कंप्लीट नहीं हो रहा है, एक महीने के अंदर ही वो लौट रहा है। हो सकता है 10 दिन में, हो सकता है 15 दिन में, मतलब एक महीने के पहले ही कंप्लीट हो रहा है। वहां पर समय समाप्ति को दर्शाया जा रहा है, एक महीना कंप्लीट हो रहा है, और यहां पर एक महीने के अंदर ही वो वापस आ रहा है। ठीक है, तो इन और विदिन में यही अंतर है। जहां पर टाइम को कंप्लीट होना दिखाया जाए वहां पर इन का यूज करेंगे मे के लिए, और जहां पर टाइम के कंप्लीट होने से पहले ही टास्क कंप्लीट हो रहा है, यानी जैसे वो मुंबई से लौट रहा है, तो उस कंडीशन में विदिन का यूज करेंगे मे के लिए। अब इसके बाद हम समझते हैं आफ्टर और इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनके यूजेस में क्या डिफरेंस होता है। जैसे आफ्टर मीन्स होता है बाद में, लेकिन कहीं कहीं मे के सेंस में भी आफ्टर का यूज कर लिया जाता है। ठीक है, और इन का मतलब तो मे होता ही है। तो कहां पर आफ्टर का यूज करेंगे और कहां पर इन का यूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, आफ्टर मीन्स होता है बाद, तो ये पास्ट टेंस को दर्शाता है। तो जिस सेंटेंस में पास्ट टेंस के सेंस में मे का यूज हुआ हो, उस कंडीशन में वहां पर आफ्टर का यूज होगा। ठीक है, पास्ट टेंस में आफ्टर का यूज होगा और फ्यूचर टेंस के लिए इन का यूज होगा। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस देखिए, योर सन केम, आपका पुत्र आया, आफ्टर एक मंथ, एक महीने बाद या फिर एक महीने में। आपका पुत्र आया एक महीने में। ठीक है, तो यहां पर या फिर एक महीने के बाद, तो यहां पर आफ्टर का यूज हुआ क्योंकि केम पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, यानी कि पास्ट टेंस है। और जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, माय फादर विल कम, मेरे पिताजी आएंगे इन ए मंथ, एक महीने में। मेरे पिताजी एक महीने में आएंगे, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस नहीं है, तो इस कंडीशन में इन का यूज हुआ है। बात समझ में आ गई। आफ्टर का यूज पास्ट टेंस के लिए होगा और इन का यूज होगा फ्यूचर टेंस के लिए। अब देखिए टू का यूज कहाँ होता है, तो टू का यूज वहां पर होता है जहां पर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी एक जगह से दूसरे जगह को जुड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब जुड़ता है तो गतिशील अवस्था में होगा, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाकर जुड़ेगा। तो गतिशील अवस्था के लिए टू का यूज होता है किस कंडीशन में, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरी जगह से जुड़ता है। जैसे आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया, तो इस कंडीशन में आई यानी मैं कॉलेज से जुड़ा। अगर मैं कॉलेज गया तो मैं कॉलेज से जुड़ा, तो इस कंडीशन में किसका यूज हुआ है, यूज हुआ है टू प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई शैल बी एट होम, यानी मैं घर पर रहूंगा फ्रॉम 9 to 11 o'clock, 9 बजे से 11 बजे तक। तो टू का जो यूज है वो तक के सेंस में भी होता है, यानी जहां पर तक आता है किसी समय से लेकर किसी समय तक, या किसी जगह से लेकर किसी दूसरे जगह तक। अगर इस सेंस में तक आए
तो वहां पर टू का यूज किया जाता है। जैसे फ्रॉम 9 to 11 o'clock, यानी 9 बजे से 11 बजे तक मैं घर पर रहूंगा, 9 बजे से 11 बजे तक, तो यहां पर टू का यूज किया गया है तक के सेंस में। ओके, और उससे पहले फ्रॉम का यूज होगा, यानी फ्रॉम के साथ टू का यूज, यहां पर फ्रॉम लगेगा तो से आएगा, तो से आएगा तो तक भी आएगा। ओके, तो उस कंडीशन में टू का यूज होता है। ओके, अब इसके बाद हम समझते हैं विद एंड बाय का यूज कहां पर होगा। तो विद का यूज होता है अगर किसी यंत्र द्वारा, इंस्ट्रूमेंट द्वारा कोई काम किया जाए। जैसे मैंने चाकू से सब्जियां काटी, तो चाकू क्या है, एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे मैंने सब्जियां काटी, तो इस कंडीशन में से के लिए विद का यूज होगा। ओके, यानी जब किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी यंत्र के द्वारा कोई काम किया जाए तो उस कंडीशन में से के लिए विद का यूज होगा। लेकिन अगर कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी बड़ी मशीन के द्वारा किया जाए तो उस कंडीशन में बाय का यूज होगा। ओके, छोटे यंत्र के लिए विद का यूज करेंगे, बड़ी मशीन या फिर किसी इंसान के लिए हम यूज करेंगे बाय का। तो देखिए, समझिए, सेंटेंस जैसे दिया गया है, शी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, विद हर पेन, उसने अपने पेन से एक पत्र लिखा। तो पेन क्या है, एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है, छोटा यंत्र है, तो उसके लिए हमने विद का यूज किया है से के लिए। और नेक्स्ट सेंटेंस है रावण वॉज किल्ड, यानी रावण मारा गया बाय राम। राम एक पर्सन है, एक दूसरा मतलब कि एक दूसरे व्यक्ति है, एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा मारा गया। ये राम क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, कोई मशीन छोटा तो है नहीं, ठीक है। राम एक पर्सन के द्वारा, रावण दूसरे पर्सन को मारा गया, तो इसलिए बाय का यहां पर यूज किया गया है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही वॉज किल्ड, वह मारा गया बाय ए रॉबर, एक रॉबर के द्वारा, एक डाकू के द्वारा, एक लुटेरे के द्वारा, विद ए गन, गन से, ठीक है। तो देखिए, गन एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके लिए विद का यूज हो गया गन से। और यहां पर रॉबर के द्वारा मारा गया, डाकू के द्वारा मारा गया, तो यहां पर डाकू क्या है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो उसके लिए से के लिए या फिर द्वारा के लिए बाय का यूज किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। पर्सन या व्यक्ति के लिए बाय का यूज करेंगे, अगर किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के द्वारा मतलब कोई काम हो रहा तो बाय का यूज करेंगे। अगर किसी छोटे यंत्र के द्वारा कोई काम हो रहा हो तो उस कंडीशन में विद का यूज करेंगे। बाय को कुछ और जगह भी यूज करते हैं, जैसे ही सैट बाय मी, वह मेरे बगल बैठ गया, इस कंडीशन में भी बाय का यूज हम कर सकते हैं। आई शैल रिटर्न, मैं लौट आऊँगा बाय 3 o'clock, तो तक के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, 3 बजे तक मैं लौट आऊँगा। आई शैल रिटर्न बाय 3 o'clock, मैं 3 बजे तक लौट आऊँगा। यहाँ पर जो बाय का यूज़ किया गया है समय के लिए किया गया है, तक के लिए। ही इज ए ब्राह्मण बाय कास्ट, बाय कास्ट यानी जाति से वह ब्राह्मण है, तो यहाँ पर जाति से के लिए यूज़ किया गया है बाय का यूज़। इसी तरीके से आई स्वेयर बाय गॉड, आई स्वेयर बाय गॉड, मैं ईश्वर की, मैं गॉड की कसम खाता हूँ या फिर शपथ लेता हूँ। ओके, तो इन कंडीशन में भी बाय का यूज हम कर लेते हैं। तो आइए अब समझते हैं बिसाइड एंड बिसाइड्स के यूजेस के बारे में। देखिए, बिसाइड इसमें लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है और बिसाइड्स इसमें लास्ट में एस लगा हुआ है। तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है बगल। ओके, तो सेंटेंस देखिए, योर काउ यानी तुम्हारी गाय या आपकी गाय वॉज ग्रेजिंग चर रही थी बिसाइड माई फील्ड, मेरे खेत के बगल। तो आपकी गाय मेरे खेत के बगल चर रही थी। तो जहां पर बगल की बात आए वहां पर हम बिसाइड का यूज करते हैं, या पास की बात आए वहां पर बिसाइड का यूज करते हैं। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, बिसाइड्स दिस यानी बिसाइड्स इसका मतलब हो गया के अलावा, दिस इसके अलावा या फिर इसके अतिरिक्त, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू अदर बुक्स दो और किताबें, इसके अलावा मैं 2 और किताबें चाहता हूं। तो बिसाइड्स का मतलब यहां पर क्या हुआ, के अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब क्या हो गया, के बगल। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद हम बात करते हैं बिटवीन एंड अमॉन्ग की। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और अमॉन्ग का मतलब भी होता है बीच में या फिर मध्य में, दोनों का मतलब बीच में या मध्य में होता है। लेकिन बिटवीन का यूज किया जाता है 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के लिए। बीच में या मध्य में अगर आए तो 2 व्यक्तियों या फिर 2 वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। और अमॉन्ग का यूज करते हैं जब 2 से ज्यादा व्यक्ति हो या फिर 2 से ज्यादा वस्तु हो, तो उनके लिए हम अमॉन्ग का यूज करते हैं। किसके लिए, बीच में के लिए या फिर मध्य में के लिए। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, ही इज बिटवीन, वह बीच में है,
यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे। ही इज बिटवीन यू एंड मी, वह तुम्हारे और मेरे बीच में है। तो यू एंड मी दो लोग हैं, उसके बीच में वह है, ठीक है। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में किसी तीसरे की बात की जा रही है, तो बिटवीन का यूज किया गया है। हिज फादर डिवाइडेड, आपके पिता ने डिवाइडेड बांट दिया, हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को, बिटवीन रवि एंड राज। तो दो लोगों के बीच में बंटवारा हुआ, दो लोगों के बीच में बात हो रही है बंटवारे की, तो इस कंडीशन में बिटवीन का यूज किया गया है, रवि एंड राज। ओके, और अगला जो सेंटेंस है, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स, इस मिठाई को बांट दो, अमॉन्ग द बॉयज, लड़कों में, इस मिठाई को लड़कों में बांट दो। तो अमॉन्ग द बॉयज कहा गया है, बॉयज का मतलब प्लूरल नाउन है, ढेर सारे लड़के हैं। इसमें 2 बॉयज तो लिखा नहीं हुआ है जिससे ये पता चले कि 2 लड़के हैं, नहीं, तो यहाँ पर ढेर सारे लड़के हैं, तो इस कंडीशन में अमॉन्ग का यूज किया गया है, मिठाई को लड़कों में बांट दो। ओके, तो अमॉन्ग का यूज किया गया है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, अमॉन्ग का यूज तो 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, लेकिन उन व्यक्तियों में अगर सहयोग की भावना हो या आपस में कोई व्यवहार हो, तो उस कंडीशन में भी बिटवीन का यूज किया जाता है, तब अमॉन्ग का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? 2 से ज्यादा व्यक्तियों के लिए हम अमॉन्ग का यूज करते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों में या फिर उन समुदाय में अगर सहयोग की भावना हो, आपस में व्यवहार की भावना हो, तो उस कंडीशन में भी हम बिटवीन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देख लीजिए, आवर कंट्री यानी कि हमारा देश, लाइज पड़ता है बिटवीन चाइना, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो चाइना, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में आपस में सहयोग की भावना, मतलब ये पड़ोसी देश हैं, तो इस कंडीशन में बिटवीन का यूज किया गया है, अमॉन्ग का यूज नहीं किया गया। हमारा जो देश है वो पड़ता है, किसके बीच में पड़ता है? चाइना, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, ये सारे के सारे भारत के पड़ोसी देश हैं और इनमें आपस में सहयोग की भावना है, ठीक है। इंडिया में ज़्यादातर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होते हैं वो चाइना से माल आता है, ठीक है, तो बिजनेस बहुत बड़ा है चाइना का इंडिया में। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये भी इसी तरीके से है, देयर इज ए ट्रीटी, मतलब एक व्यवहार है बिटवीन 4 ग्रेट नेशंस, 4 महान देशों के बीच में, 4 महान देशों के बीच में एक व्यवहार है, ठीक है। तो देखिए 4 देशों का यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है ट्रीटी मतलब व्यवहार है, आपस में समझौता है, आपस में व्यवहार है, बातचीत है, तो इस कंडीशन में भी बिटवीन का यूज किया गया है। अब देखिए 3 प्रीपोजिशन यहाँ पर भी है, फॉर, फ्रॉम और सिंस। फॉर का मतलब भी होता है से, फ्रॉम का मतलब भी होता है से, और सिंस का मतलब भी होता है से, लेकिन इन तीनों को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। फॉर यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय अवधि के लिए, जैसा कि एक बार पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, और सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। फ्रॉम भी यूज किया जाता है फिक्स टाइम के लिए यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन इनका यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, फॉर का और सिंस का यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज नॉट सीन मी, उसने मुझे नहीं देखा है, फॉर द लास्ट 1 वीक, 1 हफ्ते से, उसने मुझे 1 हफ्ते से नहीं देखा है, तो ये जो फॉर द लास्ट 1 वीक, पिछले 1 हफ्ते, ये क्या हो गया? ये है पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि में, यानी इस समय अवधि में उसने मुझे नहीं देखा है, तो यहाँ पर से के फॉर के लिए यानी से के लिए फॉर का यूज किया गया है। उसने मुझे 1 हफ्ते से या पिछले 1 हफ्ते से नहीं देखा है, तो पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक का जो एक टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि है, उसके लिए से के लिए फॉर का यूज किया गया है। इसी तरीके से जो अगला सेंटेंस है, ही हैज बीन इल, यानी कि वह बीमार है, सिंस सैटरडे लास्ट, यानी पिछले शनिवार से। तो पिछले शनिवार ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी फिक्स टाइम बताया जा रहा है कि इसी दिन से वह बीमार है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसके लिए से के लिए सिंस का यूज किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए थर्ड सेंटेंस में, ही वॉज इल, यानी वह बीमार था, फ्रॉम संडे
टू थर्सडे, वह संडे से थर्सडे तक बीमार था। तो फ्रॉम के साथ टू का यूज़ किया जाता है, वो मैंने आपको बताया है। और ये देखिए ही वॉज यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये नहीं है, ये सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर से के लिए फ्रॉम का यूज़ किया गया है संडे टू थर्सडे। देखिए यहाँ पर ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है ना, संडे से थर्सडे तक, ठीक है। तो फ्रॉम के साथ टू आता है, जहाँ पर से और तक हो तो वहाँ पर फ्रॉम के साथ टू आता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओवर एंड अबव। इनमें क्या डिफरेंस है इनके यूजेस में। ओवर का मतलब भी होता है ऊपर और अबव का मतलब भी होता है ऊपर। लेकिन कोई चीज अगर किसी चीज के बिल्कुल लंबवत ऊपर हो तो उस कंडीशन में ऊपर के लिए ओवर का यूज किया जाता है। लेकिन अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर लंबवत रूप में ना हो तो उस कंडीशन में अबव का यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस दिया गया है द प्लेन फ्लू, यानी कि हवाई जहाज या फिर प्लेन उड़ा ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर से। तो जो जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे सर के बिल्कुल ऊपर से अगर प्लेन गुजरेगा बिल्कुल लंबवत रूप में, तभी मैं कहूँगा कि मेरे सर के ऊपर से प्लेन गुजरा। नहीं तो आगे ये भी तो ऊपर है, वहाँ से अगर प्लेन जा रहा है तो वो मेरे सर के ऊपर लंबवत नहीं, तब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे सर के ऊपर से प्लेन गुजरा। ओके तो यहाँ पर प्लेन लंबवत रूप में मेरे सर के ऊपर से गुजरी, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, प्लेन मेरे सर के ऊपर से उड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर का यूज किया गया क्योंकि प्लेन जो है वो सर के बिल्कुल लंबवत रूप में यानी लंबवत रूप से ऊपर था, ऊपर से होकर गुजरा। लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस है द स्काई इज अबव आवर हेड, स्काई यानी आसमान, इज होता है अबव आवर हेड, अपने यानी हमारे सर के ऊपर आसमान होता है। तो सर देखिए आसमान वहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, हमारा सर यहाँ है, तो हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल लंबवत रूप में ही है क्योंकि वो तो चारों तरफ है ना, हमारे ऊपर चारों तरफ है आसमान, लंबवत रूप में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर किसका यूज किया गया, अबव का यूज किया गया। तो बात समझ में आ गई ना, आसमान हमारे सर के ऊपर है लेकिन लंबवत रूप में नहीं है, तो इसलिए अबव का यूज किया गया। और यहाँ पर हवाई जहाज मेरे सर के ऊपर से गुजरा, सर के ऊपर से अगर हवाई जहाज गुजर रहा है तो ओवर का यूज होगा क्योंकि लंबवत रूप में गुजरेगा, ठीक है। तो अबव और ओवर दोनों का मतलब होता है ऊपर, लेकिन किसी चीज़ की अगर लंबवत हो तो ओवर का यूज़ करेंगे, अदरवाइज अबव का यूज करेंगे। इसके बाद बिहाइंड एंड आफ्टर। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के पीछे अगर कोई घटना हो रही है तो उसको हम बोलेंगे बिहाइंड, उसके लिए बिहाइंड का यूज़ करेंगे। लेकिन आफ्टर का यूज तब करेंगे, और आफ्टर क्या है, ये समय को बताता है, यानी पहले कोई घटना हो गई उसके बाद कोई घटना हो रही है तो उस कंडीशन में आफ्टर का यूज किया जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट लुक बिहाइंड, ही डिड नॉट लुक, उसने नहीं देखा, बिहाइंड पीछे, उसने पीछे नहीं देखा, ऐसे, ठीक है, उसने पीछे नहीं देखा, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के पीछे स्थान बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के पीछे यानी कि यहाँ पर पोजीशन बताया जा रहा है। लेकिन आफ्टर देखिए, शी केम आफ्टर सनसेट, वह सूरज छिपने के बाद आई, तो यहाँ पर समय बताया जा रहा है, यानी सूरज छुप गया, सूरज छिप गया, उसके बाद वो आई। तो यहाँ पर ये जो है आफ्टर के थ्रू समय बताया जा रहा है और बिहाइंड के थ्रू पोजीशन बताया जा रहा है, ठीक है। अबाउट की यूज के बारे में समझ लीजिए। अबाउट का मतलब होता है के बारे में या फिर लगभग, ओके। अबाउट का मतलब क्या होता है, अबाउट का मतलब के बारे में या फिर लगभग। दो सेंटेंस दिए गए हैं, टेल मी अबाउट रवि, टेल मी मुझे बताओ अबाउट रवि, तो रवि के बारे में यहाँ पर अबाउट का यूज किया गया है प्रीपोजिशन। और जो दूसरा सेंटेंस है, इट इज अबाउट 4 o'clock, इट इज अबाउट 4 o'clock, यानी कि लगभग 4 बजे हैं, इट इज अबाउट 4 o'clock, लगभग 4 बजे। तो यहाँ पर अबाउट का मतलब हो गया लगभग, ओके। तो अबाउट का मतलब के बारे में भी यूज किया जाता है इसके सेंस में, और लगभग के भी सेंस में अबाउट का यूज किया जाता है। अगला जो प्रीपोजिशन है वो है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, अलोंग का मतलब क्या होता है, के साथ साथ। जैसे सेंटेंस दिया गया है, ए रोड यानी कि एक सड़क, रन्स दौड़ती है, चलती है, अलोंग द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के साथ साथ, एक सड़क रेलवे लाइन के साथ साथ चलती है। मतलब क्या हुआ, जैसे ये रेलवे लाइन है, इधर से ट्रेन जा रही है झपक झपक झपक, और उधर से क्या है, एक रोड है जिसपे से पी पो छोटी छोटी गाड़ियां, ट्रक, बस वगैरह जा रहे हैं, ओके। तो एक वो साथ साथ जा रहे हैं ना, मतलब जिधर जिधर से रेलवे लाइन जा रही है उधर उधर से वो सड़क जा रही है। तो ये क्या हुआ, ए रोड रन्स अलोंग द रेलवे लाइन, यानी कि एक सड़क दौड़ती है या फिर चलती है या फिर होती है
अलोंग द रेलवे लाइन यानी सड़क के साथ साथ। तो यहाँ पर अलोंग का मतलब क्या हो गया, के साथ साथ। बियॉन्ड का मतलब होता है के पीछे या फिर से परे, के परे, परे यानी पीछे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस दिया गया है, माई विलेज यानी मेरा गांव इज है बियॉन्ड द हिल्स, यहाँ पर द 2 बार लिख दिया गया, सॉरी उसके लिए। बियॉन्ड द हिल्स यानी पहाड़ियों के पीछे या पहाड़ियों से परे। तो मेरा गांव पहाड़ियों से पीछे है या फिर मेरा गांव पहाड़ियों से परे है, तो उसके लिए माई विलेज इज बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या हो गया, के परे या के पीछे, द हिल्स पहाड़ियों के। मेरा गांव पहाड़ियों के पीछे है या फिर पहाड़ियों के परे है, तो उसके लिए किसका यूज किया गया, बियॉन्ड।